हम्म। चलो, shall we start? Write down redemption of debentures. Chapter number 11, Unit 5. Redemption of debentures. करता हूं ना शुरू. Chapter number 11, Unit number 5, Redemption of debentures. Unit 6, sorry. Unit 6 है. यहाँ पे गलती से 5 टाइप हुआ है. Change it. यहाँ पे बराबर है. Unit 6. ठीक है. तो दोस्तों, ऑलरेडी हम लोगों ने, आप लिखिएगा मत, ऑलरेडी हम लोगों ने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स खत्म किया है. बराबर बोल रहा हूं मैं. अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में दो सोर्सेस आपको बताए गए थे. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी डन आउट ऑफ प्रॉफिट्स और इट कैन बी डन आउट ऑफ इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स. The more appropriate word is out of the proceeds received from issue of new shares. Is it right? अगर प्रॉफिट से रिडम्पशन करते हो तो फ्री रिजर्व्स में से जितने फेस वैल्यू का रिडम्पशन किया है उतने फेस वैल्यू का अमाउंट कहां पे भेजना पड़ता था? सीआरआर को भेजना पड़ता था. इज इट राइट? फेस वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर. इज इट राइट? हाँ, लेकिन कुछ नए शेयर्स अगर इशू किए हुए हैं तो सीआरआर कितना क्रिएट करना था हमें? अगर कॉम्बिनेशन में होता है तो फेस वैल्यू रिडीम्ड माइनस फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स न्यूली इशूड. इज इट राइट? तो जो कुछ भी बैलेंस आता था वो प्रॉफिट से रिडम्पशन मान के उतना बैलेंस हमें सीआरआर को ट्रांसफर करना पड़ता था. इज इट राइट? फाइन. तो ये तो आपको याद है. प्लस अगर मान लो प्रीमियम वगैरह देते हो रिडम्पशन पे, तो जो प्रीमियम पे किया आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे, उसको कंपलसरी आपने कहां पे राइट ऑफ किया है? पी एंड एल अकाउंट में. वैसे तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी उसको एडजस्ट कर सकते थे, बट सिक्योरिटीज प्रीमियम मोस्टली कौन से कंपनियों को एप्लीकेबल नहीं है? स्पेसिफाइड कंपनीज जो एएस फॉलो करती है एज पर सेक्शन 133. तो हमारे सॉल्यूशन सेट्स में हमने या फिर इंस्टीट्यूट ने यही माना है कि वो जो कंपनियां हैं वो स्पेसिफाइड कंपनीज है, एंड उस लॉजिक से हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम कभी भी यूज नहीं किए हैं फॉर द राइटिंग ऑफ प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. इज इट राइट? प्रीमियम हमेशा पी एंड एल को ही जाएगा. उसके बाद जो बचा हुआ पी एंड एल है, जो बचे हुए रिजर्व्स है, फ्री रिजर्व्स, उसमें से सीआरआर क्रिएट करना था हमें. इज इट राइट? बट ये सीआरआर क्रिएट करने का मेन लॉजिक क्या था? अगर ओनर्स अपने खुद के पैसे निकालेंगे, ओनर्स अगर आपके खुद के पैसे निकालेंगे बिजनेस में से, तो बिजनेस चलाएगा कौन? बट कंपनीज एक्ट ये भी बोलता है कि कंपलसरी प्रेफरेंस शेयर्स कौन से इशू करने हैं? रिडीमेबल. तो हमने क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स मतलब मैं ट्रेड पेबल्स की बात नहीं कर रहा हूं. क्रेडिटर्स मतलब वो सारे लोग जो कंपनी में पैसे लगा चुके हैं एक्सेप्ट शेयर होल्डर्स. तो क्रेडिटर्स मोस्टली टेंशन में आ जाता है अगर शेयर होल्डर्स को पेमेंट होना शुरू हो जाता है. तो
डिविडेंड तक ठीक है, डिविडेंड इज द राइट ऑफ द शेयर होल्डर, उतना प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है तो वो किसको मिलना चाहिए, शेयर होल्डर्स को ही मिलना चाहिए। लेकिन ये कैपिटल वापस ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, एज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी आई विल बी इन टेंशन और नॉट। तो उनको सेफगार्ड रखने के लिए, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए सीआरआर की प्रोविजन करने की बात की। अब सीआरआर मतलब क्या, जिनके पास प्रॉफिट है वही लोग रिडम्पशन कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट से रिडम्पशन करना है, यानी कंपनी अपने खुद के पैसे यूज करना चाहता है। कंपनी में जो पैसा है वो कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को लौटाना चाहता है कंपनी, तो कंपलसरी सीआरआर क्रिएट करने की प्रोविजन है कि नहीं? अरे बोलो ना, मतलब पैसा नए शेयर्स इशू करके नहीं लिया जा रहा है, कंपनी में ऑलरेडी जहां पे भी पैसा कहीं से भी आया है, कंपनी वांट्स टू रिपे दैट अमाउंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो कंपलसरी कंडीशन क्या है, इट विल बी कंसिडर्ड एज रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट एंड सीआरआर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जितने फेस वैल्यू के पैसे लौटा रहे हो उतने का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। फेस वैल्यू से ऊपर पैसे लौटा रहे हो तो वैसे भी प्रीमियम कहां पे राइट ऑफ करना है, कहां पे राइट ऑफ करना है, P&L में राइट ऑफ करना है। यानी एनी केस में P&L के बैलेंसेस घटेंगे और ये माना जाएगा कि रिडम्पशन प्रॉफिट से हुआ है। और रिडम्पशन की एंट्री आपने देखी, क्या एंट्री करते हैं हम लोग रिडम्पशन की, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा तो बैंक से जाएगा लेकिन प्रॉफिट्स का बैलेंस कहीं पे कम नहीं हो रहा है इस एंट्री में, इसीलिए वो बैलेंस P&L से हटा के सीआरआर में लाके रखेंगे और बाद में सीआरआर से वो बोनस में कन्वर्ट होंगे। यानी अल्टीमेटली एक कैपिटल जाने के लिए दूसरा कैपिटल तैयार कर रहे हैं हम लोग। आर यू गेटिंग इट और नॉट? यानी हम लोग किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सर ये बात आप रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में क्यों बता रहे हो? अब प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करो या डिबेंचर्स का रिडम्पशन करो, बात तो वही है या अलग अलग है? पेमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात तो वही है, लाइबिलिटी को पे कर रहा हूं मैं बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, ओनर्स होते हैं, एंड डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। तो क्रेडिटर्स को तो पेमेंट करना आपके बिजनेस का, कामकाज का पार्ट एंड पार्सल है, इज इट राइट और नॉट? तो देयर इज नो सच कंडीशन एज क्रिएटिंग सीआरआर इन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आर यू गेटिंग इट? तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन कैश कर रहे हो तो आपको किसी भी कंडीशन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सीआरआर वगैरह कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे बिजनेस का ही पार्ट है ना। हमने लोन लिया था, 5 साल के बाद लोन लौटाना पड़ेगा। अब शेयर होल्डर्स चिल्लाएंगे क्या कि नहीं नहीं हमारे पेमेंट के पहले उनको पेमेंट कैसे कर रहे हो? लॉ तो यही बोलता है सबसे पहले पेमेंट किसको होना चाहिए, क्रेडिटर्स को, एंड फिर ओनर्स को। अरे बोलो ना। तो सीआरआर के रिक्वायरमेंट्स प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन में जरूर है, बट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में, सॉरी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर सिंपल बोला जाए तो कैश में रिडम्पशन होता है, तब हम क्या एंट्रीज करेंगे? पहले देखते हैं कि जब हमने डिबेंचर इशू किए थे तब क्या एंट्रीज मारे थे, डिबेंचर इशू किए थे तब क्या एंट्रीज मारे थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एंड डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। तो डिबेंचर नाम की लाइबिलिटी दिख रही थी। हाँ, जब डिबेंचर इशू किए थे तभी हमें पता था कि डिबेंचर्स फेस वैल्यू पे रिडीम होंगे या प्रीमियम पे रिडीम होंगे। अगर प्रीमियम पे रिडीम होंगे ऐसा हमें पहले से पता है, तो प्रीमियम का भी प्रोविजन इशू करते समय ही डाला जाता था। इशू ऑफ डिबेंचर्स हम पढ़ चुके हैं। आर यू गेटिंग इट? तो उस केस में एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट मान लो 1 लाख, ठीक है, फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट 1 लाख, सॉरी 10,000 मान लो, 10,000 का प्रीमियम दे रहे हैं ऐसा मान लो, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ये 5 साल पहले मारी थी मैंने एंट्री, 5 साल पहले के डिबेंचर्स इशू किए थे मान लो, 5 साल के बाद उसका रिडम्पशन डेट है, तो टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट हाउ मच, 10,000। डू यू रिमेंबर दिस एंट्री? और ये लॉस ऑन इशू हम लोग क्या करते थे, 5 सालों में P&L अकाउंट को 2-2 हजार भेजते थे,
यानी ऑलरेडी अपने प्रीमियम के लिए P&L से पैसे निकाल के इस अकाउंट में रख दिए थे, और ये अकाउंट का बैलेंस हमने कहां पे दिखाना था? रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्रेडिट बैलेंस। और 10,000 में से पहले साल 2,000 कहां पे जाएंगे? P&L में जाएंगे। तो 8,000 का बैलेंस रिजर्व्स एंड सरप्लस में डेबिट बैलेंस दिखा देते, माइनस में दिखा देते। आई होप यू रिमेंबर दिस डिस्कशन। तो अगर आपके बैलेंस शीट में प्रीमियम का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का प्रीमियम का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, तो आपको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगली दफा हमें देने कितने पैसे हैं 5 साल के बाद, रिडम्पशन की एंट्री क्या होगी बोलो? 5 साल के बाद रिडम्पशन की एंट्री क्या होगी? 12% डिबेंचर्स नाम की लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी। बोलो ना कितना? 1,00,000 रुपए। और इनको बदले में पैसे कितने देंगे? एज पर एग्रीमेंट 1,10,000। तो दोस्तों 10,000 का ये जो डिफरेंस है, ये कौन से अकाउंट को डेबिट करूंगा? ये जो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा था ना, ये मैं डेबिट करूंगा। और आज ये बैलेंस, ये अकाउंट कितना बैलेंस दिखा रहा है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर मैंने पिछले 5 साल पहले ही प्रोविजन कर रखा है, तो आज ये अकाउंट कौन सा बैलेंस दिखा रहा है? आफ्टर पासिंग दिस एंट्री कौन सा बैलेंस दिखा रहा है? 0 बैलेंस। यानी ये फिर से P&L को भेजने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने 5 साल पहले प्रोविजन नहीं की थी, जो कि होने वाला है आपके क्वेश्चंस में, हमने पढ़ते समय तो पढ़ लिया कि प्रोविजन करना है, बट बैलेंस शीट में आपको प्रोविजन नहीं दिखा, रिजर्व एंड सरप्लस ढूंढेंगे हम लोग, उसमें प्रीमियम फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, तो टेंशन नहीं है। बट अगर क्रेडिट बैलेंस नहीं दिखा रहा है तो क्या करूं? तो फिर वो P&L को भेजेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। आर यू गेटिंग इट? तो प्रोविजन किया है तो यू डोंट हैव टू सेंड इट टू द P&L, you just debit this account, balance of this account will get 0. But if you have not made the provision earlier, then what you have to do now? You have to transfer that premium balance to the P&L account. Is this point clear to you all? This is what we are going to do when we are redeeming the debentures in cash. Sir, is there any requirement to create CRR now? No requirement of CRR because these are the creditors. लोन पे करना आपकी जिम्मेदारी है, और इसमें शेयर होल्डर्स को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार ये लोन क्लियर हुआ तो बचे हुए सारे एसेट किसके हैं? शेयर होल्डर्स के ही है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो ये इसके लिए कोई CRR क्रिएट करने का लॉजिक मैंने पहले बताया, क्यों बनाते थे CRR? डिबेंचर होल्डर्स को दिक्कतें ना हो। क्योंकि बच्चों, अगर आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए तो आप किस होप पे टिके हुए हो? आप बस पैसा देते हो ना अपना, उनके मैनेजमेंट में आप इंटरफेयर करते हो क्या? नहीं ना। तो आप क्रेडिटर हो, इसीलिए तो क्रेडिटर बोला ना। आपको शेयर्स नहीं मिले, आपको क्या मिले हैं? डिबेंचर्स मिले। तो आप लोगों को उनके मैनेजमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट क्या कर रही है? खुद का पैसा निकाल रही है। तो आप लोगों को तकलीफ होगी कि नहीं? आपके पैसे से अगर वो खुद का पैसा निकाल रहे तो बाद में आपके पैसे कौन लौटाएगा? और मान लो शेयर होल्डर्स का पूरा रिडम्पशन हो जाता है, तो बिजनेस चलाएगा कौन? फिर डिबेंचर होल्डर्स को टेक ओवर करना पड़ेगा बिजनेस को, एंड वो उनको आता नहीं है। आर यू गेटिंग इट? दैट्स व्हाई दे वर वरीड at the time of redemption of preference shares, to in order to keep them quiet, this CRR provision came into Companies Act. Either you redeem your preference shares by issuing new shares, then in that case creditors को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जगह पे नए मालिक लोग आ रहे हैं। अरे बोलो ना, इक्विटी को तो हम रिडीम कर ही नहीं सकते, इक्विटी वाले हैं, बट फिर भी इनको टेंशन आ जाता है। प्रेफरेंस वालों को भी पैसा देने जाओ तो ये प्रॉब्लम में आ जाता है। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हमसे पैसे लेके कहीं इनको तो नहीं दे रहे हो ना। तो कंपनीज एक्ट ने सिंपली बोल दिया कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो होगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को भी एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही इशू करने हैं, नहीं तो प्रेफरेंस एंड इक्विटी में फर्क कैसे रहेगा फिर? एंड बाकी की कंपनियां उल्लू बनाना शुरू करेंगी लोगों को। ऑर्डिनरी पब्लिक को ये सब पता नहीं है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है,
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, रिडीमेबल क्या होता है, इरिडीमेबल क्या होता है, उनको पता नहीं है। वो लोग सिर्फ स्कीम देख के इन्वेस्ट करते हैं। अभी आप लोग क्या है, होशियार लोग हो, सीए करने वाले लोग हो, तो आपको पता है, आपको इट इज नॉट अ बिग डील। आपको पता है कि ये प्रेफरेंस शेयर्स है, ये रिडीमेबल नहीं है, तो ये इक्विटी की तरह ही बने ना। यानी ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी लाइफ टाइम के लिए पैसे जमा करेंगे कंपनी में, और इक्विटी वाले भी लाइफ टाइम के लिए पैसे जमा करेंगे। इक्विटी वालों को डिविडेंड कितना मिलेगा, मन चाहे उतना, और प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड कितना मिलेगा। तो लोगों को उल्लू बनाया ना अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, मतलब पैसे लेते समय लाइफ टाइम के लिए लिए और उनको डिविडेंड फिक्स रेट से दे रहे हो। तो मान लो कंपनी 30% से प्रॉफिट कमाती है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड अगर 10% है तो 10% ही मिलेगा बेचारों को। लेकिन रिस्क कितना ले रहे वो, जितना इक्विटी ले रहे हो उतना। तो इसीलिए कंपनीज एक्ट में बैन किया गया है कि आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करो, इरिडीमेबल आप इशू कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि कंपनीज एक्ट जनता के बारे में सोचता है, इन्वेस्टर के बारे में भी सोचता है। अरे बोलो, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो अब कंपनीज एक्ट ने बोला रिडीमेबल इशू करो, तो रिडम्पशन तो होना पक्का है। बोलो ना रे बच्चों। सर पहले आप एक फिक्स करो कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़ा रहे हो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नहीं, दोनों भी समझना जरूरी है। दोनों सेम लाइन पे चलते हैं, बट दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, सीआरआर जितना फर्क है। ठीक है, समझ में आ रही है बात है? हाँ, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर तो करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ क्रेडिटर्स को भी हर्ट नहीं करना है। तो कंपलसरी रिडम्पशन आपको एक तो नए शेयर इश्यू करके करना है, सीआरआर वगैरह नहीं बनाना है। तो अदरवाइज शेयर होल्डर का ये भी तो कहना हो सकता है कि हमारे प्रॉफिट से हम हमारे पैसे वापस लेते, तुम्हारे पेट में क्यों दुखता है। डिबेंचर होल्डर को पूछ सकते हैं ना ये लोग। हाँ तो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बोला डिबेंचर होल्डर ने। लेकिन एंट्री क्या होती है रिडम्पशन की? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें प्रॉफिट घटा कहां पे दिखा? नहीं ना, इसीलिए तो सीआरआर क्रिएट करो। प्रॉफिट्स के बैलेंस आप ब्लॉक कर दो सीआरआर में। उससे क्या होगा, मैक्सिमम वो बैलेंस से आप लोग नई इक्विटी तैयार कर सकते हो, नए शेयर्स इशू कर सकते हो। आर यू गेटिंग इट? तो प्रॉफिट से रिडम्पशन चलता है, बट सीआरआर करना जरूरी है। सीआरआर कितना करना है वगैरह वो सब हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में देख लिया। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है मैं जो बातें कर रहा हूं? बट ऐसा कोई कंडीशन अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के वक्त रखना जरूरी लगता है क्या आपको? नहीं, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स कौन है? क्रेडिटर्स। एंड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में शेयर होल्डर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो उनका हक है। इसलिए नो सीआरआर रिक्वायरमेंट। यानी सर अगर डिबेंचर्स का रिडम्पशन होता है तो सिर्फ हमें यही एंट्रीज करनी है क्या? जैसे कि पहली एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स में कौन सा बैलेंस होता है? सोचो और बताओ, डिबेंचर्स अकाउंट में कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट? आप लोगों ने नो कोऑपरेशन मूवमेंट किया है, देखो क्या इतना गुस्सा मेरे पे क्यों है? डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस? इस साइड से आवाज आई जरा सी, इस साइड से आवाज ही नहीं है। डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस होता है। अब इसको पे करना है, मतलब क्या करूं? डेबिट करूंगा, तो बोलो क्या एंट्री होगी? 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। प्रीमियम वगैरह कुछ देना है? देना है तो दे दो, हमें क्या दिक्कत है। प्रीमियम आपका क्या है? एक्सपेंस है, कर दो डेबिट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। पहले प्रोविजन करके रखा है तो वो अकाउंट अब जीरो हो जाएगा, बट पहले प्रोविजन नहीं किया है तो वो अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखाना शुरू करेगा। बाद में निपटेंगे उसके साथ। प्रीमियम डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, एंड लेटर ऑन डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इज देयर एनी प्रोविजन टू क्रिएट सीआरआर? नो। बात खत्म, ओवर। मैं जाऊं? बाकी के सारे क्वेश्चन मैं जाऊं? बट इतना इजी रखा तो आपकी जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी ना। देर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स, एन नहीं 3 मेथड्स, 3 से भी ज्यादा है बाय द वे। एक 2-3 मेथड्स निकाल दिए आपके सिलेबस से, वो बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, फालतू की मेथड्स थी, दिमाग को परेशान करके रखा था, निकाल दी इंस्टीट्यूट ने, अच्छी बात है। एनीवे
So there are many methods of redemption of debentures. ठीक है, and there is no requirement as such to create CRR. बट दोस्तों 5 साल के बाद अगर मान लो 10,000 करोड़ के डिबेंचर्स और 5 साल तक आप बिजनेस हंसी खुशी से कर रहे हो, प्रॉफिट्स भी कमा रहे हो, प्रॉफिट्स आते ही आप लोग शेयर होल्डर्स को बांट भी रहे हो प्रॉफिट, आपने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में मुझे 10,000 करोड़ रुपए वापस देने हैं। तो जिस दिन डिबेंचर्स का रीपेमेंट डेट आएगा उस दिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं रहे तो क्यों नहीं रहेंगे पैसे? क्योंकि आपने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। आर यू गेटिंग इट? आप लोग जितना पैसा कमाते हो उतना निकाल के खर्च कर देते हो, होता है ना ऐसे, अपने पॉकेट में भी पैसे होते हैं 10,000, मन में आया वैसा खर्च कर देते हैं, और बाद में सच में आपको एग्जाम फीस भरने के लिए पैसे चाहिए तो घर वाले से मांग लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब प्लानिंग कुछ होनी चाहिए कि नहीं। इसीलिए इस क्वेश्चन में भले ही आपको सीआरआर क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बट एक नया रिजर्व क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट्स है। कौन सा? डीआरआर। तो सीआरआर के बदले अब आएगा डीआरआर, लेकिन वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कुछ कंपनियों को एप्लीकेबल है, कुछ कंपनियों को एप्लीकेबल नहीं है। तो मेहनत जरा उसी के ऊपर ज्यादा करनी है कि कौन से कंपनी के केस में डीआरआर करना है और कौन से कंपनी के केस में डीआरआर नहीं करना है। साले ये चीज ध्यान में रखते रखते बैंड बच जाती है, बट डोंट वरी, हम उसका चार्ट बना लेंगे। ठीक है, ये हुई एक बात, मतलब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करना है तो डीआरआर क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट कौन से लॉ की है? कंपनी लॉ की है। कंपनी लॉ बोलता है कि जरा तो प्रोविजन कर लो, बट बस एक ही प्रकार के कंपनी को डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट है, बाकी लोगों को एक्सक्लूड किया है, तो उनको डीआरआर नहीं बनाया तो चलता है। तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा हमें कि किसको डीआरआर बनाना है, किसको डीआरआर नहीं बनाना है। बात समझ में आ रही है क्या? वेरी सिंपल लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो डीआरआर के बारे में एक डिस्कशन होगा। और दूसरी चीज, डिबेंचर्स रिडीम करने के 2 से ज्यादा तरीके हैं। तो पहला तरीका तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, कौन सा? डिबेंचर्स हम कैश में रिडीम कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है, डिबेंचर का आप लोगों ने मार्केट भी बना लिया है। पहला बेसिक सवाल, डिबेंचर गया भाड़ में, आप मुझे बता दो, क्या कंपनी अपने खुद के शेयर्स मार्केट से खरीद सकती है? खरीद सकती है। और फिर उसका क्या करेगी? मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हूं, कंपनी हूं, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, समझ में आता है क्या? आई एम अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनीचे मनोगत, मैं एक सेपरेट लीगल एंटिटी हूं, मैं एक पर्सन हूं, ऐसे कंपनी बोल रही है। आर यू गेटिंग दिस? कंपनी का डीमैट अकाउंट खुल सकता है क्या? मैं एक कंपनी हूं, मैं एक पर्सन हूं, मेरा डीमैट अकाउंट खुलना चाहिए, वो मेरा नैतिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो ना, निकलता है रे बेटा। कंपनी का डीमैट, कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के यस बैंक के शेयर नहीं खरीद सकती तो कैसे खरीदेगी? एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट करते कि नहीं? बेचारे यस बैंक में किसने इन्वेस्टमेंट किया है? एसबीआई ने शेयर्स खरीद लिया 45%, और बाद में अब एचडीएफसी को बेचा और एचडीएफसी का शेयर प्राइस भी नीचे आ गया। एचडीएफसी का शेयर 200 रुपए से नीचे आ गया यार। एनीवे, जान दो, मार्केट नाउअडेज बहुत नीचे आया है। जो जो प्रॉफिट वाले होल्डर्स थे अब वो लोग रो रहे हैं। इसी को तो पेशेंस बोलते हैं ना। इस पीरियड में जो सरवाइव करेगा वो आगे बहुत पैसों में खेलेगा। वो उसमें जो सरवाइव करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। एनीवे दोस्तों, ध्यान से समझो ना। तो क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है? ऑब्वियसली, मतलब डीमैट अकाउंट ओपन कर सकती है। अरे बोलो ना, पार्टनरशिप का भी डीमैट अकाउंट ओपन हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप का भी होता है। प्रोप्राइटरशिप मतलब उस पर्सन का होता है। इज इट राइट? हाँ, तो कंपनी डीमैट अकाउंट ओपन करती है
और अपने ही कंपनी के शेयर्स खरीदती है। क्या ऐसा कर सकती है कंपनी? पता है इसलिए यस बोल रहे हो, या पता नहीं है इसलिए तुक्का मार रहे हो? और खरीद के क्या करेगी कंपनी? इन्वेस्टमेंट में रखेगी। मतलब देखो, हाँ सिंपल, कितना मस्त दिखता है, देखो क्या नजारा है, दिखाता हूं मैं आपको। कंपनी को बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए। पैसा आया बैंक में, ठीक है। तो यहां पे कंपनी ने मिस्टर एक्स को 10,000 शेयर इशू किए और मिस्टर वाई को 10,000 शेयर इशू किए। अब मिस्टर वाई को मार्केट में शेयर्स बेचने हैं, तो कंपनी ने क्या किया, मिस्टर वाई को कांटेक्ट किया और बोला कि हम ही खरीदते हैं, दे दो। तो पैसे कितने आए थे? 10 रुपए का एक शेयर है मान लो, तो 20,000 शेयर इंटू 10 रुपए, 2 लाख आए थे। उसमें से 1 लाख वाई से वापस अपने ही खरीद लिए शेयर्स। तो अब शेयर कैपिटल कितना दिखेगा? 2 लाख का ही दिखेगा, शेयर कैपिटल नहीं हुआ। बट यहां पे एक इन्वेस्टमेंट भी दिख जाएगी, कितने की? 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ रिलायंस लिमिटेड। मतलब ये पैसा जो 2 लाख का कैपिटल है, इसमें 1 लाख किसने डाला है? रिलायंस लिमिटेड ने। और रिलायंस लिमिटेड का एसेट कितने का है? 1 लाख का, सॉरी 1 लाख का, बराबर है ना? वैसे 1 लाख के शेयर्स खरीद लिए ना, तो 1 लाख का एसेट भी है। तो बेटा एसेट भी तुम्हारा, लायबिलिटी भी तुम्हारी, ये क्या बात हुई? मतलब तुमने एक प्रकार से शेयर होल्डर को रीपेमेंट किया ना। वाई अपना एकदम खास मालिक है, 50% से इसने स्कीम किया, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को ही शेयर्स बेच देता हूं, रिलायंस लिमिटेड को ही शेयर्स बेच देता हूं, खरीद लो। रिडम्पशन ऑफ इक्विटी कैपिटल नहीं बोला इसको, इसको क्या बोला? रिलायंस लिमिटेड इज बाइंग देयर ओन शेयर्स बोला। चलता है क्या? कंपनी से मारेगा आपको। इन एनी केस इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसे आपको लौटाने नहीं, आपने रीपेमेंट किया ना लायको। सर नहीं समझ में आ रहा। अरे बेटा वाई को पैसे वापस दे दिए ना, उसके उसके वाई ने कंपनी को दिए, कंपनी ने वाई को दिए, तो वाई ने इक्विटी कैपिटल खरीदा और बाद में कंपनी ने वो इक्विटी कैपिटल लौटाया। अब अकाउंटिंग में वो इन्वेस्टमेंट दिखा दो, लेकिन है क्या ट्रांजैक्शन इन क्रश, मतलब एंड में हुआ क्या? रिलायंस लिमिटेड इज रिपेइंग देयर शेयर होल्डर्स। इज इट अलाउड इन कंपनीज एक्ट? नो। सो कंपनी कैन नॉट बाय इट्स ओन शेयर्स। डिबेंचर होल्डर को हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसा अगर आप करते हो तो। सीआरआर वीआरआर गया सब भाड़ में, अपनी कंपनी के शेयर्स खरीद के रखेंगे, रखेंगे बस, बैलेंस शीट में मस्त दिखेगा, लायबिलिटी भी अपना, एसेट भी अपना। मतलब ये बेच के 1 लाख आएंगे और वापस किसको देंगे? उन्हीं को देंगे जिनके शेयर्स थे। आर यू ऑल गेटिंग दिस माय फ्रेंड्स? सो दिस इज नॉट अलाउड एक्चुअली, बट डिबेंचर केस में इज दिस अलाउड? अब सर इतना बड़बड़ किए हो तो अलाउड ही होगा, इसीलिए तो बड़बड़ कर रहे हो। तो डिबेंचर में देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट सिचुएशन। आर यू गेटिंग इट? तो डिबेंचर होल्डर्स में और एक तरीका है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का। क्या? मार्केट में जो शेयर्स डिबेंचर्स खरीदते हैं लोग, वो एक दूसरे को बेचते रहते हैं अपने जरूरत के अनुसार। बात समझ में आ रही क्या? तो अथर्व मान लो, अथर्व ने 10 लाख रुपयों के डिबेंचर्स खरीदे हैं ईपीए लिमिटेड के। ओके, ईपीए लिमिटेड के 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स अथर्व ने खरीदे हैं। 10% डिबेंचर्स है 10 लाख रुपए के। एक्चुअली 1 करोड़ के डिबेंचर्स है, उसमें से 10 लाख अथर्व के पास है, ऐसा समझ लो। अब अथर्व को पैसों की जरूरत है, किस चीज के लिए तुम्हें पता है, ठीक है? तो अथर्व को पैसों की जरूरत है, तो क्या वो ईपीए लिमिटेड में आके अपने अपने पैसे वापस मांग सकता है? आज 1-2 दिन पहले ही इशू किए थे, तभी उसने खरीदे थे, लेकिन उसका मन बाद में बदल गया, उसको अब पैसों की जरूरत है। वो ईपीए में आके बोलता है कि सर हमारे हमारे पैसे वापस दे दो। तो हम क्या बोलेंगे कि अथर्व पहले ही हमने बताया था कि ये 5 साल के बाद हम रिडीम करने वाले। आर यू गेटिंग इट?
तो अथर्व ने बोला कि सर ये 5 साल के बाद रिडीम करने वाले ना हम डिबेंचर्स। नहीं, मैंने बोला कि अथर्व 5 साल के बाद रिडम्पशन होगा, अभी पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो अथर्व नाराज होके बेचारा चला गया। उसकी दुख भरी कहानी उसने, आपका नाम क्या है? रोहित को बता दी। उसकी दुख भरी कहानी रोहित को बता दी कि यार मुझे पैसों की जरूरत है। परसों जैसे बता रहे थे ना वैसे ही सेम सेम बताया कि मुझे पैसों की जरूरत है। बेचारा रोहित पिघल गया। बट रोहित के पास भी पैसा नहीं है। तो रोहित मेरा पहचान वाला है ईपीए लिमिटेड का। तो रोहित आके फिर से मुझे समझाने लगा। तो ईपीए लिमिटेड ने क्या स्कीम किया, अथर्व कितने में बेचना चाहता है पूछो उसको। अथर्व वो डिबेंचर्स कितने में बेचना चाहता है पूछो उसको। रोहित इज मिडल मैन नाउ, ठीक है। अगर 8 लाख में जरूरत है ना अथर्व को, तो थोड़ा सा तो उसको नुकसान में जाना पड़ेगा। तो 8 लाख में अगर बेचता है तो मैं खरीदता हूं, ऐसे बोल दियो। ऐसे ईपीए लिमिटेड के मैनेजमेंट ने बोल दिया अथर्व को, मैसेज पास ऑन, और अथर्व राजी हो गया। तो अब हम 8 लाख में डिबेंचर्स खरीदेंगे। किसके पास से? अथर्व के पास से। मार्केट से खरीदेंगे। कहां से? मार्केट से, ठीक है ना। तो हम एंट्री क्या करेंगे ईपीए लिमिटेड वाले, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ ईपीए लिमिटेड अकाउंट डेबिट, नहीं तो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स, क्योंकि मैं अभी 8 लाख दे दूंगा ना, तो मैं एंट्री क्या मारूंगा, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक से 8 लाख गए और इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स कितने का दिख गया, 8 लाख का। अब लाइबिलिटी में अथर्व को कितने देने हैं, 10 लाख। डिबेंचर खारिज नहीं हुए अभी तक, डिबेंचर्स रिडीम नहीं हुए। अथर्व के डिबेंचर्स मैंने मार्केट से खरीदे हैं, कंपनी ने खुद मार्केट से खरीदे हैं। क्या सर ये अलाउड है? अरे बेटा क्रेडिटर है, अलाउड है। सेटलमेंट 2 लाख सस्ते में हो रही है, तो कंपनी इज इंटरेस्टेड इन दिस। क्योंकि कौन डिबेंचर बेचना चाहता है? जिसको पैसों की जरूरत है। तो उनको पैसों की जरूरत है ना, तो सस्ते में भी मिल सकता है। मार्केट में से सस्ते में मिल रहे हैं तो उठा लो। अलाउड है क्या कंपनीज एक्ट में? है ना। क्रेडिटर में कुछ भी करो। मतलब एक प्रकार से मैंने अथर्व का रिपेमेंट ही कर दिया ना। बस उसको बोलते समय कैसे बोला कि मैं तुम्हारे डिबेंचर खरीदता हूं 8 लाख रुपए में, बट 10 लाख की लायबिलिटी मैंने कितने में निपटा दी। तो ये परचेस ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम द मार्केट एंड देन इट्स कैंसलेशन विल बी डन बाय द कंपनी। तो इसके बाद कंपनी क्या करेगी, ये डिबेंचर की 10 लाख की लायबिलिटी हटाएगी। क्या एंट्री मारेगी, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 लाख, और बदले में ये इन्वेस्टमेंट उड़ा देगी। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 8 लाख। तो 2 लाख का जो फायदा होगा वो फायदा कैपिटल रिजर्व को भेजा जाता है। क्या ये रिडम्पशन हुआ? यस। ये कब हुआ, ऑन ड्यू डेट हुआ या पहले ही हुआ? पहले ही हुआ। तो ये भी एक तरीका है रिडम्पशन का। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कैन बी डन इन 3 वेज। पहला वे इन कैश ऑन ड्यू डेट, नो प्रॉब्लम, वेरी वेरी इजी टास्क, कर लोगे आप लोग। परचेस ऑफ ओन डिबेंचर्स, परचेस ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम द मार्केट and then cancelling it is also a new way of redemption of debentures, but this will happen in between the tenure of debenture। ये 5 साल का जो पीरियड है उसमें कभी भी हो सकता है। मान लो अथर्व को आप आज पैसे की जरूरत है, अगला डिबेंचर होल्डर राज है जिसको पैसों की जरूरत है। अथर्व ने उसको कुछ उल्टी पुल्टी कहानियां बताई और फिर राज ने बोला चलो मुझे भी पैसे चाहिए अब, तो ये भी डिबेंचर बेचने के लिए आ गया। फिर से रोहित को जाके कहानी बताई, रोहित आके मुझे बोलता है फिर इसके भी डिबेंचर सस्ते में खरीद लिया अगले साल। फिर राज ने वो कहानी किसी और को बताई और एक डिबेंचर होल्डर आ गया। ऐसे करते करते मैं सभी डिबेंचर होल्डर के पैसे ऐसे डिस्काउंट में भी राइट ऑफ कर सकता हूं। हाँ, ये सब कब मुमकिन है, अगर कंपनी की इच्छा है ओन डिबेंचर्स खरीदने की तो ही। एंड ओन डिबेंचर्स कंपनी खरीदेगा कब, अगर सस्ते में मिल रहा है तभी। अथर्व आके बोलता है 10 लाख के डिबेंचर है, 12 खरीदने तो 12 लाख में खरीदो। अब मुझे 5 साल के बाद जो 10 लाख रुपए देने हैं उसके लिए मैं आज 12 लाख क्यों दूं? यानी ओन डिबेंचर्स हमेशा सस्ते में ही खरीदे जाएंगे। क्या आप सभी बच्चों को यह समझ में आ रहा है?
कहानियां सुना सुना के पहले समझते हैं, बाद में अकाउंटिंग के बारे में देखते हैं। आई होप आपको एटलीस्ट इतना तो समझ में आया कि ओन डिबेंचर्स खरीद के कैंसिल करने, ठीक है ना, कर पाओगे क्या? एंट्रीज बाद में देखते हैं। एंट्रीज वैसे भी मैंने बता दी है, बट चलो बाद में देखते हैं फिर से। तो सेकेंड मेथड समझ में आया आपको। एंड तीसरा मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज कन्वर्ट इट इनटू इक्विटी शेयर्स, जो बहुत ही आसान है। लेकिन ये सभी मेथड में से पहला मेथड पहले ही बताया होता है कि रीपेमेंट हम फाइनली कब करेंगे। ये बीच वाला मेथड कभी बताया नहीं जाता है और डिबेंचर होल्डर को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर मार्केट में डिबेंचर्स बेचते हैं। ये सब डीमैट अकाउंट से होगा। मार्केट में डिबेंचर जब कोई बेच रहा है तभी कंपनी उसको खरीद के कैंसिल कर देती है, लेकिन कंपनी के पास पैसा है तो ही कंपनी खरीदती है। मान लो कंपनी के पास सडनली एक्स्ट्रा पैसा आया है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने के काबिल नहीं है, तो खुद के डिबेंचर खरीद के कैंसिल कर दो ना, फ्यूचर में तो रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं है। समझे ना? और ये अलाउड है, शेयर्स के केस में नॉट अलाउड, बिकॉज आप लोग शेयर्स का रीपेमेंट, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स रिपे करने हैं तो सीआरआर करो, वो करो, ये आता है। इक्विटी शेयर तो दूर दूर तक खरीद नहीं सकते। हाँ, बायबैक है, एक ऑप्शन दिया है, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम बायबैक कर सकते हैं, शेयर्स बायबैक ही करना है ना, ये एक प्रकार का। लेकिन सम एक्सटेंट तक 25% ही अलाउड है टोटल शेयर कैपिटल का, लेकिन वो सीए इंटर में पढ़ेंगे, अभी आप दिमाग पे जोर मत दो। मित्रों, आपको डिबेंचर्स को रिडीम करने के तरीके समझ में आ रहे हैं क्या? डिबेंचर्स रिडीम्ड इन कैश कब होगा? अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस होगा, पहले से बताया जाएगा। करेक्ट है क्या? डिबेंचर्स रिडम्पशन बाय परचेसिंग डिबेंचर्स फ्रॉम द मार्केट कब होगा? कभी भी हो सकता है, मौका मिला मारा चौका। अरे बोलो ना, बात खत्म। तीसरा, डिबेंचर्स का रिडम्पशन बाय कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, बट दैट विल बी डन अगेन एज पर एग्रीमेंट ना। सबसे पहले आपको कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करने पड़ते हैं, तभी आप कन्वर्जन कर सकते हो। अगर मान लो आपने नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू किए तो सडनली आप टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर सकते हो क्या? लॉ में देखना पड़ेगा। आई डोंट नो, आंसर शुड बी आई डोंट नो। सीरियसली आई डोंट नो राइट नाउ। मे बी अगर डिबेंचर लगता तो है कि नहीं करना चाहिए, बट अगर मान लो सभी डिबेंचर होल्डर्स के साथ मीटिंग वगैरह करवा के अगर वो राजी हो रहा है कन्वर्जन के लिए, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? बराबर है ना? तो ऐसे ना मत बोलो। हाँ, बट अगर डिबेंचर होल्डर्स एग्री नहीं करेंगे तो बात खत्म, तो नहीं हो पाएगा कन्वर्जन। यानी पहले ही कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करते हैं हम लोग। एंड कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू किया तो बस एंट्री तो बहुत आसान है। क्या? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, पैसा भी नहीं देना है कन्वर्जन पे। लेकिन वो भी एक प्रकार का रिडम्पशन ही हुआ ना। तो क्या आप लोगों को रिडम्पशन के मेथड समझ में आ रहे हैं? बोलो ना रे मित्रों। पार्शियल कन्वर्जन हो सकता है, पार्शियल कैश में हो सकता है। पार्शियल डिबेंचर्स हम ओन मार्केट से खरीद सकते हैं, मार्केट से ओन डिबेंचर्स खरीद सकते हैं, थोड़े से कैंसिल कर सकते हैं, बचे हुए ड्यू डेट पे कैश में पे कर सकते हैं। या फिर तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुछ डिबेंचर खरीद के कैंसिल कर दिए, कुछ कैश में पे कर दिए और कुछ बचे हुए कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि कन्वर्जन का हम ऑप्शन देते हैं। तो तीनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है क्वेश्चन। जैसे तैसे मुझे अकाउंटिंग एंट्रीज समझनी है, और इन्हीं अकाउंटिंग एंट्रीज के साथ इंपॉर्टेंट क्या है कि वो डीआरआर का प्रोविजन भी समझना है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो आर वी रेडी फॉर दिस चैप्टर? दिस चैप्टर इज ओवर बाय द वे, दिस इज द फ्रेमवर्क ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो हम कुछ बातें लिख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, चलेगा ना? कितना आसान चैप्टर है, एकदम आसान। बस वो डीआरआर के प्रोविजंस याद रखने पड़ेंगे। डोंट वरी, याद रह जाएगा। तो लिखेंगे मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। चलो जी।
हाँ जी, तो दो मेथड्स है, रिडम्पशन, रिडम्पशन हम कैश में कर सकते हैं, नहीं तो बाय कन्वर्जन कर सकते हैं। इन कैश में देर आर टू ऑप्शंस, wait till maturity and redeem in cash, and purchase own debentures from open market and cancel it. And cancel it. एंड तीसरा तरीका है बाय कन्वर्टिंग डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। बाय कन्वर्टिंग डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। आई बात समझ में? चलो, डिबेंचर इश्यू करते समय लिखी होती है। वही ना मैंने बोला, वो लॉ में लिखी होगी, वो अगेन मैटर ऑफ देयर ओन मीटिंग है। मोस्टली पहले ही बताया जाता है कि कन्वर्जन का ऑप्शन हम लोग आपको देने वाले हैं, इसीलिए तो उन डिबेंचर्स को कन्वर्टिबल डिबेंचर्स नहीं तो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स बोलते हैं। एंड अगर वो लॉ की प्रोसेस कुछ है ऐसा, तो आपको अभी सोचने की जरूरत नहीं है, आपको जो क्वेश्चन में वो बताया जाएगा। ठीक है, बट लॉ में छोड़ दो, लॉ में कुछ नहीं होगा इसके बारे में मुझे लगता है। अगर डिबेंचर होल्डर्स पहले नॉन कन्वर्टिबल इशू हो जाते हैं और बाद में मान लो कंपनी ने सब डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग लेके उसको कन्वर्टिबल करने का निर्णय लिया, तो मुझे नहीं लगता कि लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन होगा उसको रोकने के लिए। इफ एवरीवन इज एग्रीइंग विथ इट देन देयर इज नो प्रॉब्लम ना, फिर हम कन्वर्टिबल कर भी सकते हैं उसको, बट उसका रिजोल्यूशन वगैरह पास करना पड़ेगा फिर। ठीक है, बट लॉ में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन होगा। हाँ, बट अगर मान लो डिबेंचर होल्डर्स बोलते कि नहीं नहीं पहले कन्वर्टिबल इशू किया था, कन्वर्टिबल नहीं नॉन कन्वर्टिबल इशू किया था, नॉन कन्वर्टिबल ही चाहिए, मोस्टली कन्वर्जन का ऑप्शन दिया जाता है, कन्वर्जन इज नॉट कंपलसरी। अगर है तो पहले से बताएंगे, नहीं तो एक बेस्ट वे ऑप्शन भी देके रखते हैं कि अगर जिसको चाहिए बाद में कन्वर्ट भी कर सकते हो इक्विटी में। कुछ कुछ कंपनियों को डिबेंचर होल्डर्स इक्विटी में कन्वर्ट करने ही नहीं होते, क्यों? क्योंकि कंट्रोल डाइल्यूट होता है, कंपनी के ऊपर का कंट्रोल कम होगा ना, नए शेयर होल्डर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मोस्टली डिबेंचर होल्डर्स को कन्वर्टिबल रखा भी नहीं जाता है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स का पैसा हमें टेम्पररी पीरियड के लिए चाहिए होता है, और उस पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं हम लोग। लोन लेके हम बिजनेस करेंगे और उससे और पैसे कमाएंगे। ठीक है, चलो जी, इसीलिए तो इनको फिक्स्ड इनकम का गारंटी देते हैं हम लोग। ठीक है, फाइन। अभी मैं क्या पढ़ा हूं, आपको एक प्रॉब्लम समझाता हूं, बताता हूं। मुझे पढ़ाना तो यही है, परचेस ऑफ ओन डिबेंचर फ्रॉम द ओपन मार्केट एंड टू कैंसिल इट। बट ये एक्चुअली सीए इंटर में जब मैं टॉपिक पढ़ाता था, तो इसके पहले एक इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग नाम का टॉपिक पढ़ा के हम आगे बढ़ते थे, और इस यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, वो हमें समझना है। तो पहले वो कंसेप्ट समझाऊं या डीआरआर के प्रोविजंस बताऊं, वो मैं सोच रहा हूँ, रुको जरा सोचने दो मुझे। पहले मैं डीआरआर के प्रोविजंस बताऊं
या कंसेप्ट पढ़ाओ? चलो डीआरआर की प्रोविजंस पहले पढ़ते हैं। राइट डाउन, बट उसके भी पहले नोट्स में जरा जाते हैं। डिबेंचर मतलब क्या बताया है, अब ये क्या बताएंगे? आगे बढ़ू क्या? सेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, a company may issue debenture with the option to convert such debentures into shares either wholly or partly at the time of redemption, यानी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कंपनी इशू कर सकती है। 71(1) प्रोवाइडेड दैट issue of debentures with an option to convert such debentures into shares wholly or partly should be approved by special resolution passed at a duly convened general meeting। ठीक है ना? ध्यान दो रे नालायक, क्या उसको बता रहे हो, कर रहे हो? अरे दोस्तों ये सेक्शन क्या बोल रहा है? सेक्शन 71 बोल रहा है कि कंपनी कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू कर सकती है और उसके लिए कंपलसरी क्या चाहिए? स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखूंगा। सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? फर्दर प्रोवाइड्स दैट नो कंपनी कैन इशू एनी डिबेंचर्स व्हिच कैरी एनी वोटिंग राइट्स। वाह 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 वाह, थैंक यू। सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? प्रोवाइड्स दैट वेयर द डिबेंचर्स आर इशूड बाय अ कंपनी द कंपनी शुड क्रिएट, हाँ ये काम की चीज है। पता है हर टीचर ऐसा कभी कभार पढ़ाते समय ऐसे स्टार मार्क VVIMP ऐसे लिखता है, क्यों? क्योंकि जब तक ये लिखते नहीं तब तक नालायक ध्यान ही नहीं देते। अब देखो सडनली सब लोगों के पेन एकदम उठ गए, यहाँ पे स्टार मार्क लिख दिया, अब रेडी है, देखो हाँ सर बताओ बताओ। सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 मतलब लॉ में लिखा गया है दैट वेयर डिबेंचर्स आर इशूड बाय अ कंपनी, कंपनी ने जैसे ही डिबेंचर इशू किए द कंपनी शुड क्रिएट अ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जिसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं? DRR। क्या बुलाते हैं? DRR। डी डी आ जाएगा, रुको, वो आपकी तरह जरा स्लो है। नहीं, आप फास्ट हो। और ये तो बिल्कुल आपकी तरह ही है, स्लो है और जब आता है तो एकदम कंफ्यूजिंग माइंड में आता है नलायक को। DRR है कि नहीं मस्त? हाँ तो दोस्तों ध्यान से सुनो ना, केओस, DRR, शांत रहो, सुनो मेरी बात को। सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 आपको कंपलसरी बोलता है कि व्हेन यू इश्यू डिबेंचर्स you should create DRR out of the profits of the company available for payment of dividend, and amount credited to such account should not be utilized by the company for the purpose other than redemption of debenture। उसका बैलेंस जो है जब तक रिडम्पशन नहीं होता है तब तक किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं करना है। इसको स्टैट्यूटरी रिजर्व बोलो क्या? क्यों? तो ये क्या नला है, क्या पढ़ रहे हो? किसी दूसरे लॉ ने बोला तो ही स्टैट्यूटरी रिजर्व। अच्छा, कंपनी लॉ ने बोला तो स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं है? क्या जबरदस्त दिमाग लगाता है बच्चा, वो भी स्टैट्यूटरी रिजर्व ही है, इसीलिए तो फ्री नहीं है। CRR के लिए एक सेपरेट सेक्शन है, इनफैक्ट वो किसके लिए यूज करना है वो भी बताता है। आर यू गेटिंग इट? दोनों स्टैट्यूटरी रिजर्व ही है। स्टैट्यूटरी रिजर्व इज एनी रिजर्व विच इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ एनी लॉ। दिस इज द लॉ, दिस इज अ स्टैट्यूटरी रिजर्व। हाँ, it's not a big deal, this is the statutory reserve। CRR is also a
स्टैट्यूटरी रिजर्व ओनली। समझ में आया क्या? उसके साथ साथ बाकी के भी लॉज होते हैं, इनकम टैक्स लॉ वगैरह वगैरह, उन लॉज में भी कोई रिजर्व क्रिएट करने के लिए बोला है तो वो भी स्टैट्यूटरी रिजर्व में आएंगे। सब लॉ के कारण जो बनेगा वो स्टैट्यूटरी रिजर्व। जो यूं ही मन में आया इसलिए बनाया जनरल रिजर्व। बराबर है ना? अरे बोलो ना दोस्तों। लेकिन दोस्तों डीआरआर के लिए कंपनीज एक्ट में कोई सेक्शन नहीं है। डीआरआर बनाना है ऐसा सेक्शन 71(4) में बोला है, और 71(4) में ही बोला है कि ये रिजर्व किसी भी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं करना। और ये बनाना कहां से है? फ्री रिजर्व से। और फ्री रिजर्व कौन से? दो ही, पी एंड एल अकाउंट, जनरल रिजर्व। हे भगवान मुझे जिंदा रखो। आगे बढ़ू क्या मित्रों? आगे बढ़ू तो डीआरआर बनाना पक्का है, कंपलसरी है। सर कौन से डिबेंचर के केस में डीआरआर बनाना है? रिडीमेबल के लिए या इररिडीमेबल के लिए? इररिडीमेबल डिबेंचर इशू कर ही नहीं सकता है। मतलब डिबेंचर जैसे ही कोई भी इशू किया तो उसका रिडम्पशन पक्का है। पैसा जिस केस में वापस देना है उस केस में डीआरआर बनाना पड़ेगा। यानी हर प्रकार के डिबेंचर्स के लिए डीआरआर बना, मतलब डिबेंचर इशू किया, सेक्शन 71(4) अप्लाई हुआ, बोला provides that where debentures are issued by the company should create a debenture redemption reserve account out of the profits, free reserves, and such account should not be used by the company for the purpose any other than redemption of debenture. DRR बनाना पड़ेगा। Is it clear to you? Section 71(4) कितने का बनाना पड़ेगा यहाँ पे नहीं बताया, रूल्स बनाए इसके लिए, रूल्स लिखेंगे, समझेंगे। आर यू गेटिंग इट? तो ये सेक्शन के कारण डीआरआर बनाना पड़ेगा। सेक्शन 71(5) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, नो कंपनी शैल इशू प्रोस्पेक्टस और मेक एन ऑफर और इन्विटेशन टू द पब्लिक और टू इट्स मेंबर्स exceeding 500 for the subscription of its debentures unless the company has, मतलब 500 रुपए के नीचे का चलता है, 500 रुपए के ऊपर का प्रोस्पेक्टस ऑफर विफर कुछ नहीं देना है। अगर कंपनी ने किसी भी प्रकार का, रुको जरा पूरा पढ़ता हूं, नो कंपनी शैल इशू अ प्रोस्पेक्टस और मेक एन ऑफर और इन्विटेशन टू द पब्लिक और टू इट्स मेंबर्स एक्सीडिंग 500 फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स डिबेंचर अनलेस द कंपनी हैज बिफोर सच इशू और ऑफर अपॉइंटेड वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टीज एंड जाने दो, लॉ का प्रोविजन है। यानी डिबेंचर ट्रस्टी करके एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ता है जो डिबेंचर का कामकाज देखता है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। ठीक है, तो ये लीगल प्रोविजंस है, लिख लो यहाँ पे लीगल प्रोविजंस, नो नीड टू रीड। लॉ में पढ़ लेना फ्यूचर में, इंटर में, नो नीड टू रीड। लिखा? ओके, आगे बढ़ो क्या? एज पर रूल 18(2) ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014, the company shall appoint debenture trustee. No need to read. ट्रस्टी को कैसे अपॉइंट करना है वो रूल में बताया है, ठीक है, जान दो। सेक्शन 7, सर नो नीड टू रीड है तो लिखा क्यों यहाँ पे? क्योंकि आपके मॉड्यूल में है, नहीं तो बाद में फोन करते हो सर ये मॉड्यूल में है यहाँ पे नहीं है, आपके नोट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस वो रीड करने की जरूरत नहीं है। भरोसा रखते हो ना मेरे ऊपर? देखा ना आपने सारे क्वेश्चन कल राइट शेयर के सॉल्व किए कि नहीं बराबर, बिना वो पढ़े? कुछ बिना पढ़े भी मार्क्स मिल जाता है, जो काम की चीज है वो पढ़नी याद रखना। लेकिन सर उससे वो नॉलेज कम हो जाएगा ना हमारा। बिलीव मी, आफ्टर बिकमिंग सीए मैं 4-5 साल तक प्रैक्टिस करके यहाँ पे बैठा हूँ। सीए की प्रैक्टिस मैंने 4-5 साल की है, कभी भी वो राइट शेयर का मामला मेरे जिंदगी में नहीं आया। और अगर जब आता है तो गूगल बाबा को पूछ लेना, वो सारे उत्तर आपको दे देगा। अभी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच भी होना जरूरी है स्टूडेंट्स का, इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन एग्जाम।
सभी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से अभी सोचना शुरू करोगे ना, कुछ सब्जेक्ट में, हाँ चलो अभी मैंने बहुत सारी चीजें आज के टॉपिक में देखो प्रैक्टिकली समझाई आप, कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ठीक है ना। शेयर्स क्यों नहीं खरीद सकते हम मार्केट से, क्योंकि आप रीपेमेंट करोगे, फिर डिबेंचर होल्डर्स टेंशन में आ जाएंगे। बट डिबेंचर खरीदोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, शेयर होल्डर्स का अच्छा ही है ना, लाइबिलिटी कम हो रहा है। तो ये चीजें मैं लॉजिकली बताने का प्रयास करता हूँ, लेकिन कुछ चीजें छोड़नी है ऐसे। अभी हम क्या करेंगे जान के, ट्रस्टी अकाउंट्स में क्या करेंगे आप बोलो, लॉ में है ही नहीं ना आपके ये सेक्शन, इंटर में है तब पढ़ लो ना, तब नहीं पढ़ोगे, आज पढ़ने की इच्छा बहुत होती है। मैं बता रहा हूं ना, छोड़ना है तो छोड़ना है, कोई भी हाथ नहीं लगाएगा इसको, लिख के रखो वहां पे, नो नीड टू रीड। तो सर वो कट कर देते ना बुक में से, फिर बाद में फोन करके पूछते हो, इसलिए मैंने वो लिखा भी है और लिखा भी है वहां पे कि नो नीड टू रीड। ट्रस्टी को अपॉइंट करके मैं क्या करूं, मुझे अकाउंटिंग करना है, ट्रस्टी थोड़ी अकाउंटिंग करेगा। चलो सेक्शन 71(6), एटलीस्ट आपको इतना तो समझा है क्या, सेक्शन 71 में डिबेंचर की बातें की है। हाँ, ये देखो आ गया, देखो फिर से, a debenture trustee shall take steps to protect the interest of the debenture holder, यानी उसकी जिम्मेदारी है, and regardless क्या, and address their grievances in accordance with such rules as may be prescribed। मैंने क्या क्या पढ़ा है कि नहीं, रिगार्डलेस, एड्रेस है, एड्रेस होगा, व्हाट आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट एड्रेस होगा, ठीक है। तो डिबेंचर होल्डर के ट्रस्टी का काम क्या होता है, ही विल बी द लीडर ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, नेता। उसका काम क्या है, सारे ग्रेवियंसेस जो होते हैं डिबेंचर होल्डर्स को, जो जो प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व करना है। मान लो डिबेंचर का इंटरेस्ट पे नहीं करती है, तो ये नेता आके बैठेगा, मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करेगा, क्यों नहीं हुआ पे, हमारे पास प्रोजेक्टर है आपका एज ए सिक्योरिटी, उठा दूं क्या प्रोजेक्टर, निकालो प्रोजेक्टर, स्क्रू ड्राइवर और सीडी लेके आएगा वो ट्रस्टी, जो जो ग्रेवियंसेस, जो जो प्रॉब्लम आता है उसका सॉल्यूशन निकालेगा, क्योंकि उसके ऊपर पूरा अधिकार उस ट्रस्टी का होता है, उस एसेट के ऊपर। डिवेंचर होल्डर्स को जो एसेट देते हो वो ट्रस्टी के पोजीशन में हो सकती है, ट्रस्टी उसको बेच भी सकता है। तो ही इज अ नेता ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। समझ में आ रहा है क्या, जान दो, डोंट रीड लिख के आओ वहां पे, यहां पे भी लिख दो डोंट रीड, डीआर मत लिखना, डोंट रीड लिखना, ओके। Legal provisions, Rule 18(1) of the Companies Rules 2014. Rule 18(1) A. An issue of secured debentures may be made, provided the date of its redemption shall not exceed 10 years from the date of issue. लीगल प्रोविजन है, बस ध्यान में रखना। मैक्सिमम डिबेंचर्स कौन से पीरियड के लिए इशू किए जा सकते हैं, 10 साल के लिए, बट कुछ कंपनियों को ये पीरियड 30 साल तक बढ़ा के दिया है। कौन से कंपनियों को, कंपनीज एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड, नॉन बैंकिंग कंपनीज, ब्ला 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 ब्ला, इन कंपनियों को 30 साल तक डिबेंचर इशू करना परमिजिबल है। अगेन आई एम टेलिंग यू, नॉट सो इंपॉर्टेंट, नॉलेज के लिए पढ़ना है तो पढ़ लो, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लो ये, बट एमसीक्यू आएगा कि नहीं आएगा आई डोंट नो, वो एमटीपी आने के बाद मैं बताऊंगा। आरटीपी देखा आपने, आरटीपी में एमसीक्यूज है, इंटर के आरटीपीज में एमसीक्यूज थे, उसका एक अर्थ क्या निकाला जा सकता है कि इंटर के पेपर में एमसीक्यूज आएंगे, आपके आरटीपी में एमसीक्यूज नहीं है तो आपके एग्जाम में एमसीक्यूज नहीं आएंगे, ऐसा लगता है, बट फिर भी एमटीपी देख के पता चलेगा, इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन निकालता है अगर है तो, अभी तक मैंने ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा। तो अभी तो यही मान के चलो कि एमसीक्यूज नहीं है, तो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन के एंगल से पढ़ लो, रीड फ्रॉम, रीड ओनली एमसीक्यू एंड ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, बात खत्म, ठीक है ना दोस्तों। अरे बोलो ना बच्चों। हाँ, पॉइंट नंबर बी सिंपल है, ध्यान में क्या रखना है, कम से कम 10 साल का रिडम्पशन पीरियड होता है, सॉरी ज्यादा से ज्यादा 10 साल का रिडम्पशन पीरियड होता है, और कुछ कंपनियों के लिए वो 30 साल का करके दिया है,
वो कुछ कंपनियां कौन सी है ध्यान में रखना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज में क्या फर्क है? आईआरबी, आईआरबी ना, अपना रोड किसने बनाया? आईआरबी ने। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, रोड बनाने का काम करती है। आईआरबी को एसबीआई ने लोन दिया, नहीं एक फाइनेंस कंपनी ने लोन दिया, तो दैट इज ए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस को फाइनेंस करने वाली कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज बोलते हैं। अरे बोलो ना, बैंक नहीं है, बैंक नहीं आएंगे इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। क्या क्या बताना पड़ेगा आपको? क्या मैं लोन दे सकता हूं? मैं लोन दे सकता हूं, तो आरबीआई का लाइसेंस नहीं चाहिए मुझे लोन देने के लिए? ये कोल्हापुर के लोगों की ना टिपिकल मेंटेलिटी है, देखो साहूकारी लोन द्यायचं, है ना? इज इट अलाउड? साहूकारी लोन अलाउड आहे? अलाउड आहे? मग ते पोलीस कंप्लेंट कशाला करतात? त्रास दिला तरच, मतलब उसने एक्सप्लॉइट किया उसको, इट इज इलीगल एक्टिविटी। नो पर्सन कैन गिव एनी लोन टू अनदर पर्सन। मैंने मेरे पापा को लोन दिया ना, तो दैट इज ऑल्सो इलीगल एक्टिविटी। For giving loans in India, you should have a license of RBI, and RBI gives that license to banks only and to some companies only. रिश्तेदारों में वगैरह ठीक है यार, उतना कौन जाके देखता है, लेकिन पुलिस केस करो ना, उल्टा पड़ जाएगा। इट्स ब्रेकिंग ऑफ लॉ है। देखो मैं 20,000 रुपए मेरे दोस्त को देता हूँ, इट्स ओके ना, मेरा दोस्त रिपेमेंट कर रहा है तो ठीक है, बट मेरे दोस्त ने रिपेमेंट नहीं किया तो क्या मैं पुलिस के पास जाके कंप्लेंट कर सकता हूँ? पुलिस मेरे को उल्टा पूछेगी तुम्हें लोन देने का लाइसेंस किसने दिया? बिकॉज इट्स, नहीं तो सब लोग लोन दे, मैं मेरी कंपनी खोलता ना, यस बैंक में इन्वेस्ट करने से अच्छा है स्वरूप लोन, नहीं स्वरूप बैंक अकाउंट, स्वरूप बैंक, और मैं सबको लोन देता, पैसा होता तो। आर यू गेटिंग दिस? दोस्तों सबके पास लाइसेंस नहीं है, तो एक तो पहले बैंक लोन दे सकती है, बट बैंक, यू नो दैट बैंक कैसे काम करती है। मान लो बैंक में पब्लिक के पैसे होते हैं ना, वो लोन पे दिए जाते हैं, बट मेरे पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी और मुझे लोन देने की बहुत इच्छा हो रही है, तो तुम कांटेक्ट करो, आरबीआई के पास जाओ, एक कंपनी ओपन करो, आरबीआई को अप्लाई करो और एक एनबीएफसी बना दो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कंपनी बना दो कंपनी। तुम्हें आरबीआई का एक सेक्शन है, उसके अंडर लाइसेंस मिल जाएगा। तुम्हें पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करनी है, तुम्हें मरना है ना मरो। आरबीआई क्या बोलता है? तुम्हें लोन देने की बहुत इच्छा हो रही है ना, दे दो, तुम्हारा तुम्हारा पैसा दे दो, नहीं तो 10-12 लोग मिलके कंपनी बनाओ, अपने अपने सारे पैसे उसमें डालो और लोन पे देते जाओ। एनबीएफसी, श्रीराम फाइनेंस कंपनी कभी सुना है क्या? या फिर बजाज फिनसर्व, कैसे आदमी लोग भेजते हैं पैसा वसूल करने के लिए, ठीक है? उनको कहां से परमिशन मिला लोन देने का? आरबीआई का लाइसेंस लिया उन्होंने, इसलिए उनके ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को लेके वीडियो बनाए जा सकते हैं, यूट्यूब पे शेयर किए जा सकते हैं, लेकिन वो आपको गालियां देंगे पैसे नहीं भरोगे तो, ठीक है? वही आप किसी को लोन दे दो और किसी को उठाओ और मारो, गालियां दे दो, फिर पुलिस आपको उठा के मारेगी, याद रखना, बहुत बहुत मारेगी। इट्स नॉट अ लीगल ऍक्टिव्हिटी, याद रखना। साहूकारी लोन म्हणून तर नाही म्हणतात ना लोक द्यायला, तो वो भी डरना चाहिए सामने वाला जिसने दिया ना, वो एक्चुअली वो इलीगल काम कर रहा है। लेकिन ये लोग बहुत होशियार होते हैं, ये लोग लोन की तरह उसको दिखाते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, लोन देते हैं और उसका घर खरीदा ऐसा दिखाते हैं, तो घर अपने नाम पे करवा लेते हैं खरीद के। मैंने जो पैसा दिया है लोन, वो घर खरीदा मैंने, तो एग्रीमेंट वगैरह सब करवाते हैं, पेपर वर्क, और घर खरीदने का ट्रांजेक्शन दिखाते हैं। होंगे यहाँ पे कुछ कुछ लोग जिनको पता ही है, ठीक है? फिर बाद में वो पैसे वापस देता है तो उसका उसका घर उसको बेचा वापस, ऐसे दिखा देते हैं, सिंपल। लेकिन वापस बेचते समय पैसा ब्याज के साथ लिया जाता है, नहीं तो ब्याज कैश में लेते हैं, ऐसे जुगाड़ होते हैं, ठीक है? और रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी सुना है? 5%
पर मंथ होता है, मंथ, यानी 60% पर एनम होता है। यानी 100 रुपए लोन पे लिए तो एक साल में ब्याज कितना देना है, 60 रुपयों का, यानी डबल पैसा देने जैसा है हुआ है। कुछ कुछ लोग ज्यादा भी लेते हैं इससे रेट। इसको बोलता है किसी की परिस्थिति का फायदा उठाना, ठीक है। एनीवे आई डोंट बिलीव इन दैट, बट कुछ लोगों को अच्छा लगता है ये बिजनेस, अमीर होते हैं बच्चे। जजमेंटल नहीं बनना है मुझे, बट मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। देना ही है तो 8% से दे दो। बट क्या है, जो नलायक लोग होते हैं ना, कुछ कुछ लोग पैसा डुबाते भी है, तो इसमें रिस्क बहुत है। तो कुछ कुछ पैसे डूब भी जाते हैं, कुछ लोग भाग ही जाते हैं, पूरी फैमिली लेके घर छोड़ के चले जाते हैं ले लो घर, वो भी उनके नाम पे होता है नहीं होता है पता नहीं। तो ऐसे भी लोग होते हैं, तो वो हाई रिस्क होता है इसलिए हाई रिटर्न भी लगाते होंगे, पता नहीं। जाने दो, हमें क्या करना है, हमें बस इतना समझना है कि इन कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज बताना था मुझे। तो ऐसी भी बिजनेस कंपनीज होती है जो लोन देने का काम करती है, लेकिन वो लोन जो किसके पैसों से देती है, खुद के पैसों से। आर यू गेटिंग इट? बैंक खुद के पैसे से लोन नहीं देती है, बैंक इस हाथ से ले लो उस हाथ से दे दो, ऐसा काम करती है, एजेंट है बैंक। इसलिए बैंक को कोई भी दूसरा बिजनेस करने का परमिशन नहीं होता है। बैंक के ऊपर आरबीआई का एकदम स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, बावजूद इसके 13,000 करोड़ के स्कैम होते हैं बैंक्स में, आरबीआई का कंट्रोल होता है फिर भी, ठीक है। एनीवे जान दो, अभी उसमें नहीं जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ, ये सब बातें देखो आपको बताने की जरूरत नहीं थी अगर ये चैप्टर यहां पे नहीं होता तो। मैं बहुत दुखी हूं इन 3 चैप्टर से। इससे अच्छा क्या होता पता है, मैं सजेस्ट करता हूं, इंस्टीट्यूट ने अगर सुना तो सुना, ये 3 चैप्टर इंटर में डाल दो एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज यहां पे डाल दो, शेड्यूल 3 वाला फॉर्मेट। ट्रायल बैलेंस देंगे, मस्त शेड्यूल 3 में अकाउंट्स बनाएंगे, टेंशन फ्री फाउंडेशन। प्रॉब्लम देखो ना बच्चों, ये सारी चीजें आप लॉ में डिस्कस करते हो, ये जो मैं बातें बता रहा हूं ना, ये लॉ में डिस्कस की जाती है। ये नॉलेज बिना होते है नहीं नॉलेज, और आपको ये सारे नोट्स में आपको कहां पे पता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, डोंट वरी, इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, ओके। अगर आएगा तो इस टॉपिक पे भी कौन सा क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा। क्लियर है क्या दोस्तों? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। लीगल प्रोविजन डोंट रीड, नहीं रीड ओनली लिखो, रीड ओनली। क्या ये मैं समझाता हूं, सुनो। सच एंड डिबेंचर इश्यूज शैल बी सिक्योर्ड ओनली बाय क्रिएशन ऑफ ए चार्ज ऑन प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स ऑफ द कंपनीज। यानी क्या कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर सकती है? नो। ये रूल क्या बता रहा है कि ये जो ऊपर डिबेंचर इशू किए ये कंपलसरी सिक्योर्ड होने चाहिए, किसी ना किसी एसेट के ऊपर इनका चार्ज होना जरूरी है, एंड सफिशिएंट वैल्यू होनी चाहिए जो रीपेमेंट के वक्त हम देने वाले हैं, उतने रुपयों का एसेट। नहीं तो लोन लोगे 10 करोड़ का और दोगे ये प्रोजेक्टर जो 1 लाख रुपए का भी नहीं रहा। समझ में आ रहा है क्या बात? तुम नलायक को कल क्या कर रहे थे दसरा चौक में? नहीं डरो मत, क्या क्या था वहां पे, काय होतं? तिथेच राहतोस व्हय? मग तिथे त्या हॉलच्या बाहेर काय करत होता दोघ जण? कोण होता आणि बाकीचे रूममेट्स होते काय? आराम से बैठे थे, है कि नहीं? मस्त बैठे नहीं थे, बातें कर रहे थे। मैं वहां से जा रहा था, देखा मैंने, नहीं इनका चेहरा कहीं देखेला है। चलो जी आगे बढ़ू क्या? वहां पे ही रहते हो, हॉस्टल है क्या वहां पे? जैन बोर्डिंग, अच्छा तो फिर बढ़िया है। चलो आगे बढ़ू मुझे लगा वहां पे ही रहते होंगे, मुझे लगा वो कोई प्रोग्राम था ना वहां पे, वो देखने के लिए आए थे क्या? वहां पे होता है ना वो, क्या कौन सा हॉल है ना, शाहू सांस्कृतिक हॉल है ना उसका नाम, दसरा चौकातलं कुठलं?
शाहू स्मारक काय? हा तिथं असतात ना कार्यक्रम बरेच. मला वाटलं कार्यक्रम बघायला आलास का काय, म्हणलं रसिक मेंबर दिसतोय. अरे मतलब म्यूजिक के शोज होते हैं वहां पे, तो म्यूजिक में इंटरेस्ट है ऐसा लगता है. हे भगवान, आपसे तो ना कुछ बोलना ही पाप है. शंकर महादेवन जी का भी था ना शो कुछ कोल्हापुर में, गए कि नहीं? सर पैसा लगता है उन सभी चीजों के लिए. घर वालों को बोला कि म्यूजिक में इंटरेस्ट है, जरा पैसे दे दो, शंकर महादेवन जी का शो देखना है, तो चप्पल मिलता है कि नहीं? एनीवे anyway, आर्टिकलशिप जब करोगे ना तो 2,500 का स्टाइपेंड आएगा. और उस, सुनो ना, उस शो का टिकट 1,500 रुपए होगा. वो भी लास्ट वाली लाइन कहीं पे, आगे वाला चाहिए तो 10,000 15,000 होगा. तब जाके पता चलेगा. पूरा महीना काम करके मैंने कितना कमाया? 2,500. और उसमें से 1,500 इस टिकट को देना है. मैं यूट्यूब पे देख लेता हूँ 2 4 गाने. वो भी ऑफिस में बैठ के, ऑफिस का वाईफाई यूज करके. उसके लिए भी खुद का नेट खर्च नहीं करूंगा मैं. चलो जी, आगे बढ़ू क्या? द कंपनी शाल अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी. फिर से वही बात, हाँ ये डोंट रीड है. डोंट रीड लीगल प्रोविजन. समझा ना दोस्तों? द सिक्योरिटी, ये डोंट रीड करो. सर पूरा पैराग्राफ ही डोंट रीड कर दिया, आप टेंशन मत लो, आगे जाते हैं. अब काम की बातें आगे देखो. मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑलरेडी मैं लिख के दे चुका हूं. बाय पेमेंट इन लमसम, मतलब इन कैश. बोलो ना रे. बाय पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, अगेन दिस मेथड इज ऑल्सो इन कैश. कुछ कुछ डिबेंचर इंस्टॉलमेंट में पे किए जाते हैं. पहले साल के एंड में 1 लाख, 5 लाख का डिबेंचर इशू करूंगा. पहले साल के एंड में 1 लाख, दूसरे साल के एंड में 1 लाख, तीसरे साल के एंड में 1 लाख, चौथे साल के एंड में 1 लाख, 5वें साल के एंड में 1 लाख. 5 साल में हम क्या कर रहे हैं? कैश में ही रिडम्पशन कर रहे हैं ना. तो मैंने क्या लिख के दिया? इन कैश. समझे क्या? परचेस इन ओपन मार्केट एंड इट्स कैंसलेशन. लिखो, एंड इट्स कैंसलेशन बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स. तो टोटल 3 ही मेथड मुझे दिखाई देता है. इन कैश, ये भी तो इन कैश ही है, बट ये मैच्योरिटी डेट के बाद नहीं है, मैच्योरिटी डेट के पहले ही है. ये दोनों मैच्योरिटी डेट के बाद है. इंस्टॉलमेंट में भी अगर मैंने पेमेंट करने का कमिटमेंट दिया है डिबेंचर होल्डर्स को, तो उसका भी कोई मैच्योरिटी डेट होगा ना हर साल के एंड में. तो दोनों मैच्योरिटी डेट पे किए जाते हैं. और ये जो है, ये जो है मैंने लिख के दिया, देखो इन कैश में बोला वेट टिल मैच्योरिटी एंड रिडीम इन कैश. मैच्योरिटी हर साल के एंड में भी हो सकती है थोड़ी थोड़ी, नहीं तो 5 साल के बाद भी हो सकती है. क्लियर है कि दोनों सिचुएशन उसमें कवर्ड है. चाहिए तो आप उसको 2 एरोज निकाल सकते हो और वहां पे लिख के रख सकते हो, इन लमसम, इन इंस्टॉलमेंट. ठीक है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है नालायकों को. यहाँ पे ऐसे 2 एरोज निकाल सकते हो और लिख सकते हो इन लमसम एंड दूसरा कौन सा? इन इंस्टॉलमेंट. ठीक है, फाइन. यहां पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे विद डीआरआर प्रोविजंस. थ्योरी भी खत्म करना जरूरी है ना. चलो ब्रेक के बाद मिलते हैं विद द डीआरआर प्रोविजंस.